बरनाली, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात की जाए तो कई बार एक आदमी अगर आरटीआई एप्लीकेशन लगाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत कहा जाता है कि बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है, 10 रुपए का एक सिर्फ उनको पे ऑर्डर देना होता है, लेकिन उसका प्रोसीजर अगर देखना हो तो क्या करना होगा एक आम आदमी को? पहले जिस डिपार्टमेंट की आपको मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, उस डिपार्टमेंट के जो पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर हैं, आप उनको जाके अप्रोच कीजिए, अपना अपना एप्लीकेशन लिख के उनको अप्रोच कीजिए, एंड ही इज़ बाउंड टू गिव यू इंफॉर्मेशन 30 दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको 45 डेज भी लग सकती हैं। बरनाली, आपको मैं रोकना चाहूंगा, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उत्तम कौशिक। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। उत्तम, अपना सवाल पूछें। हेलो जी उत्तम जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया था। किसके लिए अप्लाई किया था आपने? रीटोटलिंग के लिए। रीटोटलिंग, ओके ओके ओके। फिर क्या हुआ था कि आज 3 साल हो गए लेकिन रीटोटलिंग नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई। आपका मतलब आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था? हाँ जी, नहीं, मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था इस रीटोटलिंग के कारण। ओके बरनाली, इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये, और इन्होंने जो रीटोटलिंग होती है, मार्क्स को जब हम रीटोटल कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं यूनिवर्सिटी में, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो इन्होंने ये एक एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन 3 साल हो गए, यूनिवर्सिटी ने आज तक कोई कदम नहीं उठाया और इनको अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही उस वजह से। ये क्या कर सकते हैं? सिंपल एक हाई कोर्ट मूव करने का मेरे ख्याल से एक हाई कोर्ट में डेफिनेटली आप रिट के द्वारा आप मूव कर सकते हैं और वहीं से हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी शुड गिव यू द इंफॉर्मेशन एज टू आपका मार्क्स का क्या हुआ और आपने क्या एप्लीकेशन मूव किया था वहाँ पे, एंड एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट आपको उसका जवाब जरूर मिल जाएगा। मेरे ख्याल से बरनाली, ये सबसे पहले हाई कोर्ट जाने से पहले आरटीआई लगाकर अपनी एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। आरटीआई में आप जरूर जाइए, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी से पूछिए कि 3 साल तक यूनिवर्सिटी क्या कर रहे थे और उसका मतलब सारे पहले उसका जवाब लीजिए, फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी इनको कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर JN पांडे। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे, अपना सवाल पूछें। हाँ, सवाल ये है कि इंटरवेनर के लिए कौन सा आर्टिकल में कानून है? कोई चीज केस हुआ, उसमें हमारा भी कोई पोर्शन रहता है, इंटरवेन जो हम करेंगे कोई कोर्ट में इंटरवेनर बन के, उसके आर्टिकल क्या है? संविधान के आर्टिकल की धारा क्या है? इंटरवेंशन आप करना चाहते हैं किसी मैटर में? हाँ, किसी मैटर में जिससे हम भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दूसरा आदमी केस किया लेकिन इंटरवेन करना चाहते हैं। जी जी तो जी। कौन आर्टिकल, माने कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा हम इंटरवेन करते हैं या इंटरवेनर बन सकते हैं? ये इंटरवेंशन एप्लीकेशन एक मैटर में लगाना चाहते हैं अदालत में, और ये जानना चाहते हैं कि इनको किस कानून के तहत अलाउड है इंटरवीन करना। ये बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ही मतलब ये प्रोविजन है, आप बिल्कुल इंटरवीन कर सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, आप बिल्कुल इसमें इंटरवीन कर सकते हैं एक एप्लीकेशन लगा के इन दैट पर्टिकुलर मैटर। और आप ये भी जान लें कि जो संविधान की धारा अनुच्छेद 226 है, या फिर संविधान का अनुच्छेद 32 है। 226 में आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं और 32 में आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार अगर इन्फ्रिंज हो रहे हो, और अगर आपके लीगल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों अगर इन्फ्रिंज हो रहे हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32, आर्टिकल अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, ये 2 आर्टिकल्स हैं जिनके तहत आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी आप मूव कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जावेद। स्वागत है आपका लीगल पॉइंट पे, अपना सवाल पूछें। जी सर, वो बैंक में बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, वहां से ये लोग टाल मटोल करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, ये प्राइवेट बैंक था या नेशनलाइज्ड बैंक था? ये स्टेट बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है। जी, साफ तौर पर एक तो ये जानना चाहते हैं कि मैंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था लेकिन बैंक इनको लोन नहीं दे रहा है, तो अगर नेशनलाइज्ड बैंक है तो आरटीआई से ये आधार पूछ सकते हैं। वैसे तो ये बैंक की डिस्क्रिप्शन होती है लोन देना या ना देना। बिल्कुल बैंक की डिस्क्रिप्शन, पहले तो ये बैंक की डिस्क्रिप्शन होगी कि आपको लोन दिया जाएगा कि या नहीं। आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी बैंक को, जो भी बैंक आपसे मांगता है। अगर ये नेशनलाइज्ड बैंक है और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं।
और आप ये भी जान लें कि अगर आपने प्राइवेट बैंक से अगर लोन के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप आरटीआई नहीं दायर कर पाएंगे, सिर्फ एक नेशनलाइज्ड बैंक में आप आरटीआई डाल सकते हैं। और आप ये भी समझ लें कि आपको लोन देना या ना देना ये बैंक की खुद की मर्जी होती है, ये वो अपने विवेक का जो है इस्तेमाल करता है बैंक, उसके बाद ही ये फैसला लेता है। आप अधिकार के रूप में लोन नहीं मांग सकते। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार आपका स्वागत है। हमने आपको बताया था कि सूचना के अधिकार के तहत कानून क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको इस कानून के तहत सूचना मांगनी है तो आप क्या करें। हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर कोई विभाग आपको सूचना नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आप भी किसी सरकारी विभाग से कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक आरटीआई एप्लीकेशन कैसे भरा जाए। आप अपनी एप्लीकेशन एक सादे कागज पर हाथ से लिखकर या फिर टाइप करके 10 रुपए की फिक्स फीस के साथ मामले से जुड़े अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी स्थानीय भाषा में दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस नगद, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर से दी जा सकती है। आप ये भी जान लें कि अगर आप फीस डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर के जरिए दे रहे हैं तो वो मामले से जुड़े विभाग के अकाउंट ऑफिसर के नाम पर ही होना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट के पीछे और पोस्टल ऑर्डर में दी गई जगह पर अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। लेकिन अगर आप फीस नगद जमा कर रहे हैं तो उसकी रसीद जरूर ले लें। इसमें जो पोस्टल ऑर्डर हम भेजते हैं वो अकाउंट्स ऑफिसर के नाम का होना चाहिए। कई पब्लिक अथॉरिटीज़ इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ये डीओपीटी का सर्कुलर ने साफ कह रखा है कि पोस्टल ऑर्डर सिर्फ अकाउंट्स ऑफिसर के नाम का होगा। तो हमें वो डीओपीटी का जो सर्कुलर है 5 दिसंबर 2008 का, उसकी एक कॉपी भी साथ में संलग्न कर देनी चाहिए, जिससे भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी पोस्टल ऑर्डर को वापस नहीं करे। हम आपको बता दें कि अगर कोई अधिकारी अर्जी मिलने के 30 दिनों के अंदर मांगी गई जानकारी नहीं देता तो इस एक्ट की धारा 20(1) के तहत उस अधिकारी से जब तक वो सूचना ना दे दे तब तक प्रतिदिन 250 रुपए जुर्माने के तौर पर लिए जाएंगे, जो अधिकतम 25,000 रुपए प्रति आवेदन भी हो सकते हैं। साथ ही अधिकारी द्वारा गलत जानकारी देने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। साथ ही एक अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बहुत सरल कानून है और जो आज़ादी के बाद का भारत का अकेला ऐसा कानून है जो कि सबसे सरल है। एक छोटे सा कानून है, उसे कोई भी आम भाषा में भी पढ़ लेगा तो उसे सारे कानून समझ में आ जाएगा। इस एक्ट की धारा 19 के मुताबिक अगर किसी आवेदक को तय समय सीमा में सूचना नहीं दी जाती है या वो दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं होता है तो वो अपील कर सकता है। संबंधित अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर या विशेष मामलों में 45 दिन के अंदर अपील का निपटारा करना जरूरी है। इसके बावजूद अगर एक व्यक्ति की अपील पर फैसला नहीं होता या फिर वो व्यक्ति अपील के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 3 महीने में केंद्रीय सूचना आयोग के पास दूसरी अपील दायर कर सकता है। लीगल पॉइंट के लिए निश्चिका अरोरा, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पिंटू। इस वक्त स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। पिंटू, अपना सवाल पूछें। हाँ हेलो सर। जी पिंटू जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हूँ सर। मैंने एक एप्लीकेशन दिया था और उसका 30 दिनों तक जवाब नहीं आया। मैंने उस एप्लीकेशन को IPO से भेजा था, इंडियन पोस्टल ऑर्डर से, क्योंकि मैं BHU से पटना के लिए भेजा था जी, और वो अभी तक जवाब नहीं आया। आगे मैं क्या कर सकता हूँ और उसके लिए क्या लीगल सजेशन है? जी, पिंटू ने एक RTI लगाई थी, 1 महीने के तहत जवाब मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक इनको कोई जवाब नहीं मिला। ये जानना चाहते हैं ये क्या कर सकते हैं। तो जैसा हमने अभी दिखाया इनको कि किस तरीके से अपील कर सकते हैं, वो सारा बताया जा सकता है। हाँ जी, वो फर्स्ट अपील वो कर सकते हैं विदिन 30 डेज कि आप अपील फाइल कीजिए, और अपील फाइल करने के बाद अगर फिर भी जवाब नहीं आया तो विदिन 90 डेज आप दूसरा अपील कर सकते हैं। दैट्स द सेकंड अपील आप कर सकते हैं।
and the State Public Information Commission or the Central Public Information Commission, as the case may be, they will inquire into your matter. तो आप ये जान लें पिंटू कि अगर आपकी अपील जो है उस पर डिसाइड नहीं होता तो आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वहाँ पर, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आप जाना चाहते हैं तो आप दोनों जगह जा सकते हैं। और उम्मीद है पिंटू जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम आपको बता दें कि अगर आप भी किसी कानूनी समस्या का कानूनी समाधान चाहते हैं या अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है लीगल पॉइंट, केयर ऑफ इंडिया न्यूज़, 276 कैप्टन गॉड मार्ग, श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली 110065। हम आपको बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। हम एक बार फिर से आपको बता दें अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है legalpoint@live.com। तो लीगल पॉइंट में बस आज इतना ही बना लिया। आप हमारे स्टूडियो में आई, लोगों के सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जानना चाहते हैं कानून के बारे में या फिर अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो देखते रहिए लीगल पॉइंट। अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।